हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस वीडियो में हम कंजर्वेटिविज्म को करेंगे। रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद की जब हमने पॉलिटिकल थिंकर्स किए थे, जब हमने अरस्तु के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि अरस्तु इज़ ए कंजर्वेटिव थिंकर। अरस्तु का पर्पज़ क्या था कि वो ट्रेडिशंस को, वो कस्टम्स को, वो रीति रिवाजों को, परंपराओं को मेंटेन रखना चाहता था। किसी तरह के रेडिकल चेंज को अलाउ नहीं कर रहा था, तभी वो स्लेवरी को सपोर्ट कर रहा था एथेंस के कंटेक्स्ट में। तो जो कंजर्वेटिव एज ए स्कूल ऑफ थॉट है, इसका ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी ये जो जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको मेंटेन रखना चाहता है, उन सबको बनाए रखना चाहता है। यानी कि जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस, ये तीन कीवर्ड हैं। इसमें आप इन सब को मेंटेन रखना चाहता है, इन सब को बनाए रखना चाहता है, इन सब की सस्टेनेंस चाहता है, इन सब में किसी तरह के रेडिकल चेंज को अलाउ नहीं कर रहा है। नो रेडिकल चेंज। बट इट डज नॉट मीन कि ये किसी तरह का चेंज नहीं चाहते, नहीं। जो कंजर्वेटिव थिंकर हैं वो चेंजेस अलाउ कर रहे हैं, बट ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस, यानी कि मिनिमल चेंजेस को ये अलाउ कर रहे हैं, रेडिकल चेंजेस को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। सिस्टम को, ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखने के फेवर में है कंजर्वेटिव एज ए जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो। अब बात करते हैं कि जो कंजर्वेटिविज्म है उसके जो कोर वैल्यूज़ क्या हैं, कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो कंजर्वेटिविज्म है उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो इसका कोर प्रिंसिपल है वो ट्रेडिशंस एंड ऑर्डर के बारे में क्या विचार है। ट्रेडिशंस एंड ऑर्डर, तो जो कंजर्वेटिव है वो इसको मेंटेन रखना चाहते हैं, इसकी मेंटेनेंस में बिलीव करते हैं, स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, दैट शुड नॉट बी अल्टर्ड ऑल टुगेदर, ठीक है, वो उनको मेंटेन रखना चाहिए। तो ये बात करते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है, चर्च का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको ये बनाए रखना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि रिलीजन असेंशियल है, फैमिली असेंशियल है, चर्च असेंशियल है, स्टेट असेंशियल है, ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, और स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, जब तक ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डेवलप। ओके, उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेटिव है वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि मिनिमम फंक्शन टू द स्टेट, मिनिमम फंक्शन टू द स्टेट। यानी कि जो स्टेट है दैट शुड नॉट एक्सेसिवली इंटरवेन इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो राज्य है उसके जो कार्य हैं उसको नियमित किया जाना चाहिए, उसकी सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए कानून के द्वारा, और जो गवर्नमेंट है वह इंडिविजुअल का जो प्राइवेट स्फेयर है, उसके जो कस्टम है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस हैं, उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो आज के कंटेक्स्ट में रिलेट करके देखें तो जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है कि रूलिंग्स आती हैं, ट्रिपल तलाक के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। तो इस तरह से अगर देखा कंजर्वेटिव थॉट्स को अप्लाई करें तो सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट हैव बीन इंटरवेंड ऑन द रिलीजियस इशू, ठीक है। ये कंजर्वेटिव का पॉइंट है, मेरा पॉइंट नहीं है। कभी ये सोचो मैडम ये कह रही है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, कंजर्वेटिव थिंकर
कि कानून का शासन होना चाहिए, यानी कि किसी तरह के प्रिविलेजेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिविलेजेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का एक ये बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी ए रिटन डॉक्यूमेंट, एक कानून का शासन होना चाहिए, कानून के समान सब समान होने चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट मेंटेन होगी, कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, सभी के साथ समान व्यवहार होगा, ठीक है, इससे स्टेबिलिटी आएगी, जिससे जो ऑर्डर है और जो ट्रेडिशन है, अल्टीमेटली ट्रेडिशन और ऑर्डर को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव है, वो मेंटेन रहेंगे अगर रूल ऑफ लॉ होगा, और रूल ऑफ लॉ को सबके साथ फेयर तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बात कर रहे हैं कौन? कंजर्वेटिव। उसके बाद बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में, इनके क्या विचार हैं नेशनलिज्म के बारे में। तो जो कंजर्वेटिव थिंकर हैं वो नेशनलिज्म के सपोर्टर हैं, नेशन को बनाए रखना चाहते हैं। नेशन अगर सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, तो क्या है, जो कल्चर है वो सेफ रहेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी एक राष्ट्र के बॉर्डर्स को दूसरे राष्ट्र ने एक्वायर कर लिया, टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो इंस्टेबिलिटी आएगी, तो लोग अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपने ट्रेडिशन हैं, कस्टम हैं, उनको ध्यान में नहीं रखेंगे। इसलिए कहता है कि जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। नेशन शुड सिक्योर इट्स ओन बॉर्डर, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें नेशन, उसके लिए आर्मी का बिल्टअप करें, ठीक है, और जिससे कि जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, अल्टीमेटली वो मेंटेन रह सके, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल ना हो, यानी कि अल्टीमेटली ट्रेडिशन और कस्टम मेंटेन रहनी चाहिए। नेशनलिज्म का इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव थिंकर। अगर ये सही भी है अगर ये देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ पर भी क्या होता है, जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या नेशंस के अमंग, जैसे रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, जैसे अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो लोग पहले अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, अपने सर्वाइवल के इशू के बारे में सोचेंगे, बाद में अपने कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आएगी, तो जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, वो इनसिक्योर हो जाती हैं। तो कस्टम और ट्रेडिशंस को सिक्योर करने के लिए स्टेबिलिटी आवश्यक है, और स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म शुड बी इनकलकेटेड इन द सिटीजन। राष्ट्रों के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, गवर्नमेंट को ये कार्य करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव थिंकर्स। उसके बाद जो कंजर्वेटिव जो थिंकर्स है, वो जो चेंज है उसके प्रति संशय रखते हैं, स्पेक्टिसिज्म टू चेंज। स्पेक्टिसिज्म टू चेंज, जो कंजर्वेटिव थिंकर हैं वो इंक्रीमेंटल चेंज की बात करते हैं, इंक्रीमेंटल या ग्रेजुअल चेंजेस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो चेंज, जो परिवर्तन इंट्रोड्यूस किया जाए किसी भी समाज में, किसी की भी समाज के सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर में अगर चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए, तो दैट चेंज शुड बी वेल कंसीडर्ड, वेल थॉटफुल चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से प्लान करके चेंज इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो उससे क्या होगा, उससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है, उससे डिस्ट्रक्शंस हो सकता है, उससे जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो वेल कैलकुलेटेड परिवर्तन होना चाहिए। उसके बाद ये बात करते हैं मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। इथिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, मॉरल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये कह रहे हैं कि जो मॉरल है और जो इथिकल स्टैंडर्ड है, दैट शुड बी मेंटेन बोथ इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट स्फेयर, यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर दोनों में मॉरल स्टैंडर्ड्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि जो ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी है समाज की, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप मॉरली, आप नैतिक तरीके से अपने जो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी कर्तव्य हैं, आप उनका निर्वहन करते हो प्राइवेट स्फेयर में, तो उससे जो पब्लिक ऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों स्फेयर में, पब्लिक ऑर्डर दोनों ही स्फेयर में मॉरल और इथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना आवश्यक है कंजर्वेटिव थिंकर्स के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक स्फेयर में ये किस तरह की, या इकोनॉमिक के संदर्भ में इनके किस तरह के विचार हैं कंजर्वेटिव थिंकर्स के। तो जो कंजर्वेटिव थिंकर्स है वो इकोनॉमिक स्फेयर में कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं, कंप्लीट फ्रीडम।
यानी कि जो स्टेट है दैट शुड नॉट इंटरवेन इन इकोनॉमिक स्फेयर। जो कंजर्वेटिव थिंकर है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक स्फेयर में अगर आपको कंप्लीट फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम से क्या होगा, इनोवेशन होगा, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर इकोनॉमिक स्फेयर में स्टेट इंटरवीन करता है तो कहीं ना कहीं उससे स्टेट का कार्यभार भी बढ़ जाएगा और जो ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो इंडिपेंडेंस है वो लेस हो जाएगी। इंडिपेंडेंस लेस होने से ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसलिए इकोनॉमिक स्फेयर में स्टेट शुड नॉट इंटरवेन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव थिंकर्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो इनके आइडियाज़ है कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, जो लिबर्टेरियनिज्म है वहाँ पर इनके आइडियाज़ मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो थिंकर्स है वो कंजर्वेटिज्म से एसोसिएटेड हैं। तो कंजर्वेटिव थिंकर्स में हम इंक्लूड करते हैं एरिस्टोटल की, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कंजर्वेटिव थिंकर था। उसके बाद है एडमंड बर्क, ये वही वाला बर्क है जो मिल की जो लिबर्टी की कंसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज करता है। तो ये कंजर्वेटिव थिंकर है, इन्होंने बुक लिखी है, एक तो द रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, ये फ्रांस रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में लिखी है 1790 में। तो इस बुक में फ्रांस रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं, जब हमने मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट किया था तब भी मैं बता रही थी कि जो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने जो बुक लिखी है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मेन, तो वो बुक इन्होंने एडमंड बर्क की जो क्रिटिसिज्म है फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेके उसके कंटेक्स्ट में लिखी थी। तो जो रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790 में जो बुक लिखी गई थी, इसमें फ्रांस रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ है, रेडिकल चेंज हो गए हैं। तो रेडिकल चेंज होने की वजह से क्या होगा है, रेडिकल चेंज हो गए तो जो एग्जिस्टिंग जो कंटिन्यूटी थी, जो इंस्टीट्यूशन थे, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ये इसको अप्रिशिएट नहीं करते, फ्रांस रेवोल्यूशन को ये क्रिटिसाइज करते हैं। इन्होंने एक बुक और लिखी है ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756 में। इस बुक में नेचुरल सोसाइटी की बात करते हैं कि नेचुरल सोसाइटी वो सोसाइटी है जो ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को फॉलो करती है, जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। और नेचुरल जो सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, जिसमें जो समाज है उसमें स्थिरता आ सके, जिससे समाज में प्रोग्रेस हो सके, क्योंकि ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। उसके बाद हम बात करते हैं ठीक है, ये हालांकि कंजर्वेटिव थिंकर नहीं थे, लेकिन इनके जो आइडियाज़ हैं उनके आइडियाज़ ने कंजर्वेटिव थॉट्स को प्रभावित किया है। इनकी दो बुक हैं, जो मोस्ट फेमस बुक है द डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये सबसे ज़्यादा बुक फेमस बुक है इनकी, कई बार पूछी भी गई है, जिसमें इनकी जो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी पर जो विचार हैं वो इस बुक में है। एंड नेक्स्ट है ओल्ड रिजिम्स एंड द रेवोल्यूशन। तो जो एलेक्स डी टोकविले हैं ये क्या कहते हैं कि जो लिबर्टी है ना, इक्वालिटी है, दैट शुड बी बैलेंस्ड, यानी कि एक्सेसिव लिबर्टी को भी हम फेवर नहीं कर सकते, एक्सेसिव जो इक्वालिटी है उसको भी हम फेवर नहीं कर सकते। इसलिए जो स्टेट है दैट शुड बैलेंस इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी और लिबर्टी में बैलेंस होगा तो समाज में स्थिरता आएगी, ठीक है, और जो ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स हैं वो परिवर्तित नहीं होगी। यानी कि अल्टीमेटली जो ट्रेडिशनल जितने भी कंजर्वेटिव थिंकर्स हैं, सबका मोटिव क्या है, ट्रेडिशंस और कस्टम्स को, कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, उसको किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहते। जो एलेक्स डी टोकविले वो कहते हैं कि एक्सेसिव अगर स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाए तो स्टेट क्या, जो इतने ज़्यादा पावर होने के बाद स्टेट खुद ही
स्टेट खुद ही इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा, यानी कि एक्सेसिव पावर शुड नॉट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। ये एलेक्स डी टॉकविले कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो अमेरिका में जो डेमोक्रेसी वो तभी सर्वाइव करेगी जब लिबर्टी इक्वेलिटी बैलेंस होंगी, ठीक है, और स्टेट के पास एक्स्ट्रा पावर नहीं होंगी, एक्सेसिव पावर नहीं होंगी, अदरवाइज सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन होने से जो बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बैलेंस डिस्ट्रॉय होने से इंस्टेबिलिटी प्रमोट हो जाएगी। ओके, कल ऑक्सशॉट इनकी बुक है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर ऐसे। कई बार मैं बुक्स का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि बुक्स पूछी जाती हैं कि किस राइटर की बुक है और किस ईयर में लिखी गई है, तो आप सारे इन्फॉर्मेशन को जब मेमोराइज करोगे तो इसके बेसिस पे आप क्रोनोलॉजिकली जो राइटर्स हैं उनको भी अरेंज कर सकते हो और उनकी बुक्स को भी अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक और है द ह्यूमन कंडक्ट, ये 1975 में पब्लिश हो रही है। द ह्यूमन कंडीशन भी एक बुक थी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि द ह्यूमन कंडीशन किसने लिखी है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही वीडियो में कवर किया था, काफ़ी फेमस बुक है, नेट के एग्जाम में 2 बार पूछी जा चुकी है वो अब तक, ठीक है। तो ह्यूमन कंडीशन के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। द ह्यूमन कंडक्ट जो बुक है 1975 में माइकल ऑक्सशॉट ने लिखी है। ये कंजर्वेटिव थिंकर हैं, प्योर कंजर्वेटिव है ये बंदा, कंजर्वेटिव है ये, ठीक है। ये बात करता है कि जो रैशनल प्लानिंग है, रैशनल प्लानिंग यानी कि जैसे स्टेट लेड जो प्लानिंग होती है, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये कहते हैं कि रैशनल जो प्लानिंग होती है उसकी अपनी लिमिटेशन है। आप सभी के सभी फैक्टर्स को एक साथ वो नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको अज्यूम नहीं कर सकते, यानी कि जो प्लानिंग है वो अपने आप में लिमिटेड है, वो पूरी तरह से उसको वो नहीं किया जा सकता। ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्सपीरियंस से लोगों को मिलती है वो सुप्रीम है, वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्लानिंग है वो पूरी तरह से रैशनल नहीं हो सकती, लिमिटेशन है। रैशनैलिटी पे ह्यूमन माइंड की भी लिमिटेशन है, सर्कमस्टांसेस की भी लिमिटेशन है, लेकिन जो ट्रेडिशनल और जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस से लोगों को आती है और जो हमारी प्रथाओं से हमारे पास आई है, वो सुप्रीम है, ये सुप्रीम है। इसलिए जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसको, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट जो है, दैट शुड वर्क फॉर मेंटेनिंग ट्रेडिशंस, दैट शुड वर्क फॉर मेंटेनिंग जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए, ना कि जो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज हैं उसको अचीव करने का या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एज ए प्रोपेगेंडा यूज करना चाहिए। यानी कि आज के टाइम में भी जो ऑक्सफोर्ड के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देखें इंडिया के कंटेक्स्ट में तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपने जो एजेंडाज हैं, अपने जो पार्टी के जो गोल्स हैं उसको अलाइन करना चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स है, जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करने पे, जो ऑर्डर है, जो हार्मनी है सोसाइटी में, उसको मेंटेन करने में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कार्य करना चाहिए, ना कि ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए कार्य करना चाहिए। यानी ये अच्छे विचार हैं, भारत के कंटेक्स्ट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलरली इस एस्पेक्ट को। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रूटन। और इनकी बुक है हाउ टू बी ए कंजर्वेटिव, अच्छी बुक है ये काफ़ी, हाउ टू बी ए कंजर्वेटिव, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म। इनका जो टाइम पीरियड था वो है 1944 से लेके 2020 तक का। और ये जो उन्होंने बुक लिखी है ये शायद उनकी आई है 2014 में, और ये जो बुक है ये है 1980 में, यानी कि पहले ये लिखी थी, बाद में ये बुक आई थी। ये जो रोजर स्क्रूटन है ये कंटेम्प्ररी कंजर्वेटिव हैं, कंटेम्प्ररी।
कंटेम्पररी कंजर्वेटिव स्कॉलर हैं, इन्होंने भी इन्होंने भी क्या किया है, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को और एस्थेटिक जो लाइफ है, जो मोरल फाउंडेशन है सोसाइटी की, यानी कि जो मोरल और एस्थेटिक जो फाउंडेशन है सोसाइटी की, उसको सपोर्ट किया है, उसको इसकी इम्पोर्टेंस पर बल दिया है। यानी कि जो सोसाइटी है दैट शुड बी मोरली, दैट शुड बी फाउंडेड ऑन मोरल वैल्यूज, यानी कि फाउंडेशन, मोरल फाउंडेशन ऑफ ए सोसाइटी वो उसके बाद है रशल क्रिक। इन्होंने बेसिकली जो कंजर्वेटिज्म है उसको फाउंड किया था यूएस में, लेड रूट ऑफ कंजर्वेटिज्म इन यूएस। ठीक है, इनकी बुक है द कंजर्वेटिव माइंड, (53) में लिखी है, और अमेरिकन ऑर्डर जो उन्होंने 1974 में लिखी है। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उसके प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ट्रेडिशंस के प्रति, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट देयर ट्रेडिशंस, दे शुड लीड ए कम्युनिटी लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी लाइफ लेनी चाहिए, यानी कि लोकल जो ट्रेडिशंस हैं, लोकल ट्रेडिशंस के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए लोगों के मन में, अपने कल्चर के प्रति लोगों के मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हम बात देखें, रसल क्रिक का प्रभाव हमें ट्रम्प पे भी दिखाई दे रहा है, वो बात कर रहा है ना, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि अमेरिका कल्चर सुपीरियर है, अमेरिकन लोग सुपीरियर हैं, अमेरिकन लोगों के इंटरेस्ट सुपीरियर हैं। तो कहीं ना कहीं रसल क्रिक का रिलेट कर सकते हैं हम ट्रम्प के आइडियाज़ के साथ। क्रिस्टोल है, इन्होंने बुक लिखी है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आइडिया, जो 1995 में पब्लिश हुई है। बेसिकली इनको गॉड फादर बोला जाता है ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म, गॉड फादर ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये बात करते हैं कि देयर शुड बी एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, ताकि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो गार्ड किए जा सके एक नेशन के द्वारा अपने। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जो वेलफेयर स्टेट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि वेलफेयर स्टेट इंटरवेंशन करता है इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर में, जिससे क्या होता है जो ट्रेडिशंस है, जो वैल्यूज़ हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज करते हैं, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी का सपोर्ट कर रहे हैं, और ट्रेडिशंस जो है, वैल्यूज जो है, उनकी रिस्पेक्ट की ये बात कर रहे हैं। यानी कि जितने भी कंजर्वेटिव थिंकर हैं, सभी की जो सेंट्रल कंसर्न थी सभी की क्या थी, जो ट्रेडिशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्डर है, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एट एनी कॉस्ट, यानी कि ऑर्डर को, ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन रखने की ये लोग बात कर रहे थे। तो ये था कंजर्वेटिज्म। यहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकता है वो बेसिक फीचर्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं कंजर्वेटिज्म के, दूसरा कौन कौन से राइटर्स एसोसिएटेड हैं, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और कौन सा राइटर का क्या मेन कंसर्न रहा है कंजर्वेटिज्म के कंटेक्स्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट on my videos and also subscribe my channel. Thanks for watching this video.